Hello everyone. I hope you all are doing amazing. Welcome back to another vocabulary session of Legit Prep. So before we begin, let me ask you one simple question. Tell me if there are two students and they are studying from the same book and they are solving the same mock test and know the same grammar rules, then what often creates a real difference in their scores? More often than not, it's vocabulary. Okay, so one unfamiliar word in a RC can completely change your understanding of a question. That's why our objective is not to memorize words but to understand them in context. If you understand the context, you'll remember the word for a much longer time. So keep your notebook ready, revise along with me, and by the end of today's session, you'll have another 40 powerful words added to your vocabulary bank. Let's begin with our very first word. So our very first word is garrulous. सबसे पहले तो आप मेरे साथ इसको pronounce करिए. How do you pronounce? We pronounce it as garrulous. Break the words. Garrulous. Garrulous students आपका adjective होता है. और आप इसको समझने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. बहुत बार आप ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम में टॉकेटिव और गैरुलस दोनों ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और वहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा. आपको टॉकेटिव भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, गैरुलस. ओके, गैरुलस. आप क्या होते हैं, टॉकेटिव और गैरुलस को एसोसिएट करते हैं एंड यू थिंक दैट बोथ आर सिमिलर, बट नो, गैरुलस का मतलब सिर्फ टॉकेटिव नहीं होता है. इसका मतलब होता है समवन हु टॉक्स एक्सेसिवली, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला. अब इसको याद कैसे रखें, बस एक साउंड याद रखिएगा, गर गर. ओके, दिस इज़ अ वेरी फनी वे टू रिमेंबर. सो इमेजिन कोई कंटिन्यूसली बोलते ही जा रहा है, ये साउंड आपको वर्ड रिकॉल करा देगा. ओके, सो लेट्स चेक द डेफिनेशन. Describe someone who talks excessively and often more than the situation requires. And अब synonyms देखिए. Loquacious मतलब बहुत ही talkative person. Verbose, voluble, talkative. Antonyms are tachytone, reticent, reserved, silent. Let's check the example sentence. The garrulous tourist kept everyone entertained with endless stories. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ एंडलेस स्टोरीज फ्रेज अंडरलाइन आप पहले तो कर लीजिए. एंडलेस स्टोरीज को आपने अंडरलाइन किया. एवरी गैरुलस पर्सन इज टॉकेटिव बट एवरी टॉकेटिव पर्सन इज नॉट गैरुलस. प्लीज माइंड दिस. ओके, यहाँ पे एंडलेस स्टोरीज इसी वजह से ऑथर ने क्या किया, गैरुलस यूज़ किया है. ओके, ये डिस्टिंक्शन आरसी में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा. So let's move to the next word. Our next word is garble. How do you pronounce? It's pronounced as garble. Okay. अब garble students पता है क्या है, ये एक verb होता है. Okay, verb. Let's check the definition first. The definition states that to confuse, distort or mix up information so that its original meaning is lost. इसका मतलब कि उसका essence, जो उसका ओरिजिनलिटी थी उसकी, वो ख़त्म हो जाता है. मतलब होता है कि टू डिस्टॉर्ट और कंफ्यूज इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना कि उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज हो जाए. ओके, अब आप एक फ्रेज़ याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ. ये फ्रेज़ आपको याद रखना है कि द मैसेज गॉट गार्बल्ड. द मैसेज गॉट गार्बल्ड. ओके, ये फ्रेज़ इंग्लिश में काफ़ी कॉमन है. ओके, आपको बहुत जगह मिलेगा ये चीज़. इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टॉर्ट, कंफ्यूज, जम्बल, मिसरिप्रेजेंट. एंटोनिम्स आर क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, आर्टिकुलेट, प्रिजर्व. ध्यान दीजिएगा कि मिस रिप्रेजेंट न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में बहुत ही आपको फ्रिक्वेंटली मिलता है. ठीक है, आप कभी भी एडिटोरियल सेक्शन खोलोगे या फिर ओपिनियन पीसेस तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा. ओके, अब ये सब जो है ना इसकी ओरिजिनल मीनिंग को क्लियर करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए. द न्यूज़ रिपोर्ट गार्बल्ड द विटनेसेस स्टेटमेंट. विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिया था, रिपोर्ट ने उसका मीनिंग चेंज कर दिया. यानी स्टेटमेंट गायब नहीं हुआ है, क्या हुआ है वहाँ पे, स्टेटमेंट
डिस्टॉर्ट हुआ है। ओके, स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट किया गया है। और एक कंपैरिजन लिख लीजिए कि मिसअंडरस्टैंड मतलब आप खुद नहीं समझे हैं, ठीक है। गाबल मतलब आपने इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज काउंट। ओके, काउंट गाइस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली थिन एंड बोनी, यूजुअली बिकॉज ऑफ इलनेस, हंगर और हार्डशिप। इसका मतलब होता है कि बहुत ही पतला, लेकिन किसी एक्सरसाइज या डाइटिंग की वजह से नहीं, यूजुअली किस वजह से, इलनेस की वजह से, या फिर आप कह सकते हो स्टारवेशन की वजह से, या फिर प्रोलॉन्ग्ड हार्डशिप भी कह सकते हो, प्रोलॉन्ग्ड हार्डशिप। ओके, ये वर्ड हमेशा एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। मेमोरी ट्रिक बहुत सिंपल है, आपको जो काउंट है ना, इसको आप ऐसे याद रखो, गॉन। हेल्दी अपीयरेंस ऑलमोस्ट गॉन। बस इतना कनेक्ट कर लीजिए, आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म में। सिनोनिम्स चेक करते हैं। इमैसिएटेड, स्केलेटल, लीन, हैगार्ड। इनमें इमैसिएटेड और स्केलेटल भी स्ट्रॉन्ग एग्जाम वर्ड्स हैं, आप इनको मार्क कर लीजिए या फिर अपने नोट्स में इसको अलग से लिख लीजिए। लेट्स चेक द एंटोनिम्स गाइस। प्लम्प, हेल्दी, स्टाउट, वेल बिल्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर वीक्स ऑफ इलनेस ही लुक काउंट एंड एग्जॉस्टेड। यहाँ इलनेस और ये जो एग्जॉस्टेड जो है ना, दोनों वर्ड्स हिंट दे रहे हैं कि पर्सन क्या हो गया है, नेचुरली वीक दिख रहा है। बस एक लाइन याद रखिएगा कि थिन इज नॉट ऑलवेज गाउन, गाउन ऑलवेज सजेस्ट सफरिंग या फिर इलनेस। कोई पतला है तो आप उसको गाउन नहीं यूज कर सकते हैं। गाउन तब यूज करते हैं जब किसी की बॉडी वीक पड़ गई हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सफरिंग, इलनेस, स्टारवेशन। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। So our fourth word is gauki. How do you pronounce? It's pronounced as gauki. It's an adjective और ये कहता है awkward in appearance or movement, especially due to lack of confidence or coordination. gauki का मतलब होता है awkward in appearance और movement आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब पर्सन को देखकर लगता है कि बॉडी लैंग्वेज नेचुरल उसकी नहीं है। ये वर्ड स्पेशली टीनेजर्स या फिर वेरी टॉल लैंकी पीपल, यू कैन से लैंकी पीपल, टॉल और लैंकी पीपल के कॉन्टेक्स्ट में इसको रेफर किया जाता है। ओके, सो इसके सिनोनिम्स हैं ऑकवर्ड, क्लमजी, अनगेनली, गैंगलिंग। ठीक है, यहाँ गैंगलिंग भी आप याद रखिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। ओके, एंटोनिम्स आर ग्रेसफुल, एलिगेंट, poised, agile. Okay, अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। द गाउकी टीनेजर फेल अनकम्फर्टेबल एट द डांस। मैंने क्या बोला था कि इसको आप टीनेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में या फिर जेंजी लैंग्वेज में आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। अच्छा वर्ड है, यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन स्किल्स। ओके, सो एक बात नोटिस करिए, यहाँ प्रॉब्लम डांस नहीं है इस सेंटेंस में। आप देखिए, द गाउकी टीनेजर फेल्ट अनकम्फर्टेबल एट द डांस। यहाँ प्रॉब्लम डांस नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज। क्या है? उसकी ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज, वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम उसको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको गाउकी को हमेशा आप ना प्रोपोर्शनेट मान लीजिएगा ऑकवर्ड अपीयरेंस से, ऑकवर्ड अपीयरेंस। ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है जीनियल। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जीनियल। ओके, जीनियल का मतलब होता है गाइस फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली हो गया, चीयरफुल कह लीजिए, और वार्म इन बिहेवियर आप कह सकते हैं, वार्म इन बिहेवियर। ओके, ये गाइज आपका ये एडजेक्टिव है, फ्रेंडली, चीयरफुल एंड प्लेजेंट इन बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स। और एक बात मेरी प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स पर्सनालिटी। आप साइड बाय साइड इसको आप मेंशन करते जाइए, ताकि जब आप रिवाइज करो ना, आपके लिए इजी और कन्वीनियंट हो। ठीक है, डिस्क्राइब्स पर्सनालिटी।
Let's check the synonyms. Amiable, cordial, affable, warm. Antonyms are hostile, unfriendly, rude, cold. तो आप इन सब में आप देख सकते हो एक चीज़ कॉमन है कि ये किसी भी इंसान की एक पर्सनालिटी को बता रहा है कि उसका जो पर्सनालिटी था अनफ्रेंडली था, रूड था या फिर कॉर्डियल था, मतलब फ्रेंडली इन नेचर, राइट. अब एग्जाम्पल सेंटेंस चेक करो. द प्रिंसिपल वेलकम द न्यू स्टूडेंट्स विद अ जेन्युइन स्माइल. अब कोई स्टूडेंट्स एक स्कूल में जा रहे हैं और प्रिंसिपल फर्स्ट डे एड्रेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आप जब सिलेक्शन लेके जेएमआई या फिर एएमयू जैसे इंस्टीट्यूट में जाओगे, जो आपका फर्स्ट डे ओरिएंटेशन डे होगा, उस दिन क्या होगा, आपको एक रूड या फिर हॉस्टाइल पर्सनालिटी या फिर एक हॉस्टाइल नेचर के साथ वेलकम नहीं किया जाएगा. यू विल बी वेलकम विथ अ वार्म जेन्युइन नेचर. ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर. Our next word is genteel. How do you pronounce? इसको कहते हैं genteel. Okay, genteel guys adjective है, showing refined manners, elegance and good social behavior. सबसे पहले एक common confusion clear कर देते हैं. Genteel. Okay, this is the word genteel. और एक word मैं आपको बता रही हूँ gentle. ये दोनों word क्या होते हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं है. मैनी ऑफ यू गेट कन्फ्यूज्ड ओवर हियर कि जेंटील और जेंटल सेम है. नो, नॉट एट ऑल. सी, जेंटील का मतलब होता है कुछ ऐसा जो रिफाइंड हो, एलिगेंट हो, ओके, वेल मैनर्ड हो, आप कह सकते हैं. ओके, यानी जिस भी पर्सन का बिहेवियर और मैनर्स दोनों क्या होते हैं, सोफिस्टिकेटेड हो. और मेमोरी ट्रिक देखिए, जेंटल तो आपको पता ही है कि जेंटल क्या होता है. जेंटील की साउंड जेंटल से मिलती है, बस जेंटल बिहेवियर से इसको कनेक्ट कर लीजिए, रिकॉल करना आपको आसान हो जाएगा. ओके, सो सिनोनिम्स चेक करते हैं. रिफाइंड, कल्चर्ड, पॉलिश्ड, courteous. Antonyms are crude, uncouth, vulgar, rude. Courteous and gentle are somewhere or the other related to each other. इसलिए जो मैंने आपको मेमोरी ट्रिक दिया, तो कहीं भी आप जेंटल सुनो ना तो उससे याद रखना जेंटील आएगा. तो जिसमें जेंटल वाला नेचर हो, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज जेंटील. ओके, एंड आपका एग्जाम्पल सेंटेंस इसको देख लेते हैं. शी वॉज नोन फॉर हर जेंटील मैनर्स इन ग्रेसफुल स्पीच. यहाँ सिर्फ ड्रेसिंग की बात नहीं हो रही है, मैनर्स, क्या चीज़ की बात हो रही है, मैनर्स और स्पीच. उसके क्या थे, मैनर्स और स्पीच दोनों ही रिफाइंड थे. ओके, और एक बात मेरी आप पॉइंट को मेंशन कर लीजिए या फिर उसको आप पिन पॉइंट कर लीजिए कि जेंटील इज अबाउट रिफाइनमेंट, नॉट वेल्थ. इसमें गरीब या अमीर होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि अगर कोई रिच हुआ, कोई अगर लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, मतलब दैट इज द पर्सन विद अ जेंटील थिंग. ओके, दैट इज अ रॉन्ग नोशन. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइज जेन्युइन. जेन्युइन एडजेक्टिव है. जेन्युइन का मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक एंड नॉट फेक और आर्टिफिशियल. आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस एंड डीप डाइव इनटू दिस, क्योंकि जेन्युइन इज अ डे टू डे कॉमन लैंग्वेज जो सबको यूज़ करता है. इसका मतलब क्या हो जाता है कि रियल होना, ऑथेंटिक होना और फेक ना होना, राइट. यही होता है. परफॉर्मेटिव नहीं होना, ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ जेन्युइन को डिस्क्राइब करता है. अब इसको आप ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ नहीं होता है. बहुत लोग क्या होते हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइनली ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये फिर ऐसे फीलिंग्स, इंटेंशंस, कंसर्न, अपॉलॉजी, सब कुछ ही जेन्युइन हो सकता है. ठीक है. सो ऑथेंटिक, रियल, सिंसियर, लेजिटिमेट. एंटोनिम्स आर फेक, फॉल्स, काउंटरफीट, आर्टिफिशियल. इसका आप एग्जाम्पल सेंटेंस देखो. हर अपॉलॉजी साउंडेड जेन्युइन एंड हार्टफेल्ट. मतलब कि उसका जो अपॉलॉजी, उसने जो माफ़ी मांगी, वो फेक नहीं था, वो रियल एक सॉरी की तरह सामने आ रहा था. और हार्टफेल्ट था, मतलब कि दिल से बोली गई जो सॉरी होती है वो था. ठीक है. अब जर्मेन आते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज जर्मेन. इसको आप प्रोनाउंस कैसे करोगे, जर्मेन. ठीक है. जर्मेन गाइज एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड और डायरेक्टली रेलेवेंट टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड. ये वर्ड एडिटोरियल्स हो गया,
चाहे लीगल आर्टिकल्स हो गया, इसमें आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपको ये वर्ड मिलेगा, ठीक है, जर्मेन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको एडिटोरियल्स, लीगल आर्टिकल्स हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जर्मेन का मतलब होता है रेलेवेंट। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेलेवेंट या फिर क्लोजली रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक दूंगी। अगर डिस्कशन, अब मान लो कि आप डिस्कशन कर रहे हो और डिस्कशन का मेन टॉपिक याद है, तो उससे रिलेटेड होगा, वो जर्मेन होगा। बस मेन, और आप ऐसे याद रखो, MEIN मेन और MAYN, ठीक है। मेन और ये MAYN को आप क्या करिए, ब्रिज कर दीजिए, दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, जर्मेन, ओके। अब इसको सिनोनिम्स चेक कर लो आप, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, एप्लीकेबल, रिलेटेड। एंटोनिम्स आर इररेलेवेंट, अनरिलेटेड, इनएप्लीकेबल, इममटेरियल, ओके। अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। योर क्वेश्चन इज हाईली जर्मेन टू टुडेज डिस्कशन, यानी क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड था। आरसी में अगर रेलेवेंट की जगह कोई एडवांस वर्ड आपको दिख जाए, चांसेस हैं कि वो वर्ड जर्मेन ही होगा, ओके। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द 9th वर्ड ऑफ द डे, दैट इज जेस्टिकुलेट। कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? इट्स प्रोनाउंस्ड एज जेस्टिकुलेट, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा लंबा है लेकिन याद बहुत ही ईजिली होगा। इसमें क्या छुपा है, आप मुझे कुछ स्पॉट करके बता सकते हो? इसमें एक वर्ड छुपा है जिसको आप सब जानते होगे, दैट इज जेस्चर। जेस्टिकुलेट में क्या छुपा है? जेस्चर। अब इस दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, जेस्टिकुलेट और जेस्चर को कनेक्ट करिए। जेस्टिकुलेट का मतलब होता है बात करते वक्त हाथों या बॉडी मूवमेंट से एक्सप्रेस करना, ठीक है। टू मेक एक्सप्रेसिव हैंड और बॉडी मूवमेंट्स वाइल स्पीकिंग। और जेस्चर एग्जैक्टली वही होता है कि जब आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने हैंड मूवमेंट, अपने आईब्राउज, अपने स्माइल से एक्सप्रेस करते हो, तो दैट इज जेस्चर। और वहीं से आता है जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट गाइस वर्ब है। सिनोनिम्स आर जेस्चर, सिग्नल, मोशन, wave. Antonyms are be still, remain motionless, refrain, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द स्पीकर gesticulated enthusiastically throughout the pronunciation। आप नोटिस करिएगा कि कुछ स्पीकर्स क्या होते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे आप टेड टॉक्स देखोगे या फिर कोई भी आप पॉडकास्ट वगैरह भी देखोगे, तो दे यूज़ देयर बॉडी लैंग्वेज, ओके। वही जेस्टिकुलेटिंग होता है। और ये वर्ड स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी यूज़ होता है, जेस्टिकुलेट, ओके। आप जब डिबेट्स या फिर स्पीचेस बोलते हो, तो आप जब देखोगे कि यूथ पार्लियामेंट वाली जो स्पीचेस होती है, जो आप यूट्यूब पे देखोगे, तो उसमें वो जो स्पीकर होता है, वो वहाँ पे मोशनलेस नहीं खड़ा रहेगा कि ही स्टैंडिंग बिफोर द पोडियम, और वो सिर्फ अपनी स्पीच को डिलीवर नहीं करेगा। हिल मेक हैंड मूवमेंट्स, हिल पिन पॉइंट एंड एवरीथिंग, हिल टेक अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस टू स्पीक, ओके। तो उसी एक्टिविटी को, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? जेस्टिकुलेटिंग। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइब। गाइब को आप दोनों तरीके से यूज़ करते हो, एज वर्ब और एज नाउन, ठीक है। अब इस सेट का ना ये लास्ट वर्ड है, आई मीन नॉट द 40th वर्ड, दिस इज द 10th वर्ड गाइज, डोंट बी हैप्पी। और इस स्पेलिंग को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन गाइब होता है, ठीक है। गाइब होता है टू मॉक और मेक इंसल्टिंग रिमार्क्स इन अ सरकास्टिक मैनर, मतलब कि किसी को सरकास्टिक या फिर मॉकिंग वे में किसी को रिमार्क्स देना, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाना हो गया, लेकिन आप जो मजाक उड़ा रहे हो ना, वो आप सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहे हो, वो सरकाज़म उसमें आता है। क्या आता है? सरकाज़म आएगा उसमें, ओके। अब सिनोनिम्स चेक करते हैं। टॉन्ट, रिडिक्यूल, स्नोर, जेयर। इन चारों वर्ड्स में इंसल्ट का क्या प्रेजेंट है? इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि क्या है? इंसल्ट का एलिमेंट प्रेजेंट है। टॉन्ट करते हो आप, रिडिक्यूल करते हो, तो वो इंसल्ट ही करना होता है, ओके।
एंटोनिम्स देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, प्रेज करना किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, देन कॉमेंट, अपलॉड. अपलॉड इज अ गुड वर्ड, यू कैन प्लीज मेंशन इट इन योर नोटबुक. ओके, अपलॉड. नाउ his classmates continued to gibe at him for his mistakes. यानी उसकी मिस्टेक को लेकर उसका बार बार क्या करना, sarcastically मजाक उड़ाना. और एक कंपैरिजन आप प्लीज़ याद रख लीजिएगा कि ये जो टीजिंग एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा टीजिंग, ये कभी फ्रेंडली भी हो सकती है, लेकिन ये जो गाइब है ना, ये जो गाइब है ये ऑलमोस्ट हमेशा इंसल्टिंग या फिर सरकास्टिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, सरकास्टिक कॉन्टेक्स्ट में. ओके, ये डिफरेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब. ग्लिब आपका एडजेक्टिव है. ये वर्ड इंटरव्यू हो गया चाहे डिबेट हो गया, ये काफ़ी यूज़ होता है. आप मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करोगे या फिर डिबेट्स में करोगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा ये वर्ड. और मान लो कि आपके ओपोनेंट ने ये वर्ड यूज़ किया या फिर वहाँ पे किसी जो अनाउंस करेंगे वो ग्लिब यूज़ कर देंगे, अगर आपको पता ही नहीं हो तो आप तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू एनहांस योर वोकैब बिफोर यू एंटर इनटू योर कॉलेज. ओके, so let's check the definition. Speaking smoothly and confidently but often without sincerity or careful thought. ठीक है, सो ग्लिब का मतलब हो गया कि स्पीकिंग वेरी स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली, बट क्या होगा वहाँ पे विदाउट मच सिंसियरिटी नहीं होगी, या फिर आपकी जो बात होगी उसमें डेप्थ नहीं होगा. ठीक है, मतलब आंसर सुनने में आपको क्या लगेगा, इम्प्रेसिव लगेगा कि अच्छा दिस आंसर इज़ वेरी इम्प्रेसिव, आप उससे परसुएड हो जाओगे. ऑल दीज वर्ड्स प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसको लिखो. दैट इज़ द रीज़न आई कीप ऑन मैंशनिंग न्यू वर्ड्स. ओके, सो ऐसा आंसर जो सुनने में इम्प्रेसिव लग रहा है लेकिन कंटेंट उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, सो सिनोनिम्स आर फ्लुएंट, स्मूथ टॉकिंग, स्लिक, सुपरफिशियल. ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि स्लिक के साथ ना मैं आपको एक और वर्ड देती हूँ, फसाइल, FACILE. ठीक है, फसाइल भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम वर्ड है. इसका मतलब भी होता है सुपरफिशियली ईजी या फिर एफर्टलेस. क्या लिखोगे आप, एफर्टलेस लिख लो, एफर्टलेस या फिर सुपरफिशियली ईजी भी लिख सकते हो. ठीक है, एंटोनिम्स चेक करते हैं, सिंसियर, थॉटफुल, जेन्युइन, अर्नेस्ट. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस आप देखो. हिज ग्लिब आंसर फेल टू कन्विंस द इंटरव्यू पैनल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या था उसका, जो उसने आंसर दिया गाइस वो फ्लुएंट था, उसने जो भी आंसर दिया बहुत ही फ्लुएंटली उसने बोला, लेकिन पैनल को लगा उसमें क्या नहीं है, डेप्थ नहीं है, उसकी जो कंटेंट है उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है. ठीक है, ये वर्ड आपको ना आरसी में पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए भी आता है. मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, आप याद रखना. आरसी में आपको पर्सनालिटी डिस्क्राइब करना हो तो ये वर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटेन. ग्लूटेन को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, ग्लूटन, ग्लूट और टन ऐसे प्रोनाउंस कर लो. ग्लूटेन नाउन है. अभी आपने कभी देखा होगा कि बहुत लोग शादी में कुछ ज़्यादा ही खाते हैं. ठीक है, और आप उनकी तरफ देखते हो कि कभी उन्होंने स्टार्टर्स अभी स्टार्ट किया था एंड तुरंत ही वो स्विच कर जाते हैं मेन कोर्स पे, देन डिज़र्ट पे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. आप अभी फंक्शन एंजॉय करोगे, आप देखोगे उतने में उन्होंने 10 to 15 कोर्सेज कवर कर ही दिए हैं. वैसे लोग को कहते हैं ग्लूटेन. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिजेस. people hawk on the streets, they eat. वैसे लोग को ग्लूटेन कहते हैं. अ पर्सन who regularly eats or consumes far more than is necessary. मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा खाता हो, जो नेसेसरी ना हो, रिक्वायरमेंट 2 रोटी की होगी, वो इंसान 6 रोटी खाएगा. ओके, सो एक डिफरेंस याद रखिएगा कि आपने एक वर्ड सुना होगा इससे बहुत ही सिमिलर, फूडी. ठीक है, और एक आपको ये मैंने बताया ग्लूटेन. अब आप समझोगे फूडी भी तो वही होता है, बिल्कुल नहीं. फूडी और ग्लूटेन सेम नहीं होते हैं. फूडी को क्या होता है, इसको फूड पसंद है. फूडी को क्या पसंद है, फूड पसंद है. ठीक है, और जो आपका ग्लूटेन होता है ना, ये अपनी
एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब क्या हो गया? एपेटाइट का मतलब हो गया भूख। ओके, अपनी भूख को क्या करता है? कंट्रोल नहीं कर पाता है। एपेटाइट पे इसका कंट्रोल नहीं होता है। ओके, सो सिनोनिम्स देखें इसके। सिनोनिम्स इसके हैं ओवर ईटर, गॉर्मेंट, बेंच ईटर, फूडी। आप इसको कई बार फूडी की तरह यूज़ कर सकते हो, बट इसको आप रिमेंबर कि ये फूडी नहीं होता है। ये होता है कि अपने फूड इसको पसंद है, इसको खाना पसंद होता है। बट ग्लूटेन क्या होता है? ये अब इसको अपने एपेटाइट ही पे कंट्रोल नहीं होता है। और एंटोनिम्स हैं मॉडरेट ईटर, एब्सटेनर, एसिटिक। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप प्लीज़ प्लीज़ अपने नोटबुक में मेंशन करो। अब ऐसा नहीं है कि हमने ए वो कैब कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी, ई, एफ, जी, अब आगे ऐसा कुछ ए से वर्ड आएगा तो वी विल नॉट राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी 40 कर लिया है। नो, दिस शुड नॉट बी योर वे ऑफ स्टडिंग। कहीं भी आपको अच्छा वर्ड मिल रहा है, जैसे एब्सटेनर हो गया, एसिटिक, जो आपको लग रहा है कि जिसकी मीनिंग आपको जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ लिख लो, प्लीज़ लिख लो। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट. So example is, he was called a glutton because he never stopped eating at buffets. क्या प्रोनाउंस करोगे? इट्स बुफे, इट्स नॉट बुफेट्स। बहुत लोग टी को प्रोनाउंस करते हैं, इट्स बुफे। बुफे कह लो, बुफे कह लो, इट कैन बी प्रोनाउंस बोथ द वे। ठीक है, और यहाँ फोकस किस पे है? पर्सन पे है। ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड उसी का ही एडजेक्टिव है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटिनस। ग्लूटिनस क्या है? ग्लूटिनस एडजेक्टिव है गाइस। ओके, अब ग्लूटिनस का मतलब क्या होता है? हैविंग एन एक्सेसिव डिजायर टू ईट और कंज्यूम मोर देन नीडेड। अभी हमने क्या पढ़ा था? इसके जस्ट पहले हमने क्या वर्ड पढ़ा था? ग्लूटेन। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लूटिनस। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ग्लूटिनस उस पर्सन की क्वालिटी या फिर हैबिट हो गई। इस जो ग्लूटेन होता है इसका ये हैबिट हो गया, या फिर आप ऐसे कह लो, सॉरी, जो ग्लूटेनस पर्सन है उसकी हैबिट है ग्लूटेन करना। ठीक है, अब इतना डिफरेंस आप याद रखना कि जो ग्लूटेन होता है वो एक पर्सन है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ग्लूटेन है, ये एक क्या है? पर्सन है। और ग्लूटेनस क्या है? इस पर्सन की ये क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, या फिर हैबिट है। सिनोनिम्स देखो, ग्रीडी, वोरेशियस। और गाइस, वोरेशियस आप ऐसा मत समझना कि ना जहाँ खाना आया वहाँ भी आप वोरेशियस यूज़ कर सकते हो। अगर कोई बहुत ही प्रोलिफिक स्पीकर है, बहुत ही अच्छा स्पीकर है, तो आप वहाँ पे वोरेशियस यूज़ कर सकते हो कि व्हाट अ वोरेशियस स्पीकर ही इज़। रेवेनस, insatiable. Antonyms are moderate, restrained, temperate, abstemious. ये हमने कवर किया है। अगर आपने कवर किया है ए वो कैप को तो आपको ये वर्ड मिलेगा, abstemious। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। His glutinous habits eventually affected his health. मतलब पर्सन नहीं, हैबिट्स ग्लूटिनस हैं। एग्जाम में नाउन और एडजेक्टिव का ये डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है। ग्लूटेन क्या था? ग्लूटेन वाज अ नाउन। और ग्लूटिनस क्या है? ग्लूटिनस इज एडजेक्टिव। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज जोड और गोड। इट्स गुड, इट्स नॉट जोड गाइज, इट्स गोड। हाउ डू यू प्रोनाउंस? इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, GOHD के प्रोनाउंसिएशन। जब आप फोनेटिक्स में देखोगे ना तो वो गोड आता है, इट्स नॉट जोड। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। गोड इज वर्ब to provoke or encourage someone into taking action, often by irritating them. मतलब कि किसी को प्रोवोक करना या पुश करना into someone taking an action. किसी को क्या कर रहे हो आप? प्रोवोक कर रहे हो। ठीक है, किसी को भड़काना सिंपली। ठीक है, अब ध्यान रखिए, हर बार पॉजिटिव सेंस में ये वर्ड नहीं होता है। कभी एनकरेज करना, कभी प्रोवोक करना, ये कॉन्टेक्स्ट आपको डिसाइड करेगा। ओके, synonyms are provoke, spur, urge, incite. Antonyms are discourage, deter, restrain, dissuade. हमने deter को कवर किया है। ठीक है, सो आई होप आपको इसका मीनिंग पता है। His friends tried to goad into joining the debate competition.
यहाँ पे आप देखो कि उससे कंटिन्यूअसली पुश किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि ये जो वर्ड है ये आपको कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि वो सही चीज़ों के लिए प्रोवोक किया गया है या फिर गलत चीज़ों के लिए प्रोवोक किया गया है। एग्जाम्पल में किस चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए, मतलब उसके फ्रेंड्स ने उसको मोटिवेट करा है कि तुम डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, गोड समवन इनटू डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए आप उसको गोड करते हो। ठीक है, सो आज का हमारा 15th वर्ड है ग्रैंडियोस। कैसे प्रोनाउंस करोगे? ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस गाइस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इम्प्रेसिवली एम्बिशियस और मैग्निफिसेंट बट ऑफन अनरियलिस्टिक और एग्जैजरेटेड। अब देखो इसको ऐसे आप ब्रेक कर लो, ग्रैंड, ठीक है, अब IOSE, ग्रैंड और IOSE दो सेट के वर्ड्स बन गए। ग्रैंड ये जो वर्ड है इसको सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आएगा? वेरी बिग, कुछ बहुत ही बड़ा। लोग कहते हैं ना ग्रैंड पार्टी या फिर ग्रैंड फेयरवेल पार्टी, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और यही इस वर्ड का कोर आइडिया है। ग्रैंडियोस का मतलब होता है इम्प्रेसिवली ग्रैंड, इम्प्रेसिवली एम्बिशियस कह लो, ग्रैंड कह लो, बट क्या होगा? ऑफन अनरियलिस्टिक या फिर एग्जैजरेटेड। ये वर्ड आपको एडिटोरियल्स में कहाँ मिलेगा? एडिटोरियल्स में जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ोगे ना कि गवर्नमेंट ने ये लेके आया है, ये स्कीम आया है, तो ये आपको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ग्रैंडियोस। ठीक है, या फिर आप पॉलिटिकल प्रॉमिसेस जहाँ आएंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती है बट उस चीज़ को फुलफिल नहीं करती है, ओके, या फिर बिजनेस प्लान्स, बिजनेस नीश वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें आपको ये वर्ड मिलेगा। ठीक है, अब सिनोनिम्स चेक करते हैं। मैग्निफिसेंट, extravagant, pompous, ambitious. Antonyms are modest, humble, simple, realistic. Example, the company announced a grandiose plan that was impossible to achieve. पहले प्लान जो था वो सुनने में क्या था? इम्प्रेसिव था, सबने सुना, सबको अच्छा लगा, ओके दिस इज गोइंग टू हिट द स्टेज, बट लेकिन प्रैक्टिकल में वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, उसका बस एक एग्जैजरेशन था। ओके, सो रिमेंबर दिस कि एवरी ग्रैंड प्लान इज नॉट ग्रैंडियोस। अ प्लान बिकम्स ग्रैंडियोस व्हेन इट इज अनरियलिस्टिकली एम्बिशियस। ठीक है, अब हम आज के नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है बट इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? ग्रैटुइटस। ग्रै, आप ऐसे करो, ग्रै, ऐसे टू तोड़ लो, टुइटस, ग्रैटुइटस। आई होप दैट्स क्लियर। आप 2-3 बार बोलोगे ना, प्रोनाउंसिएशन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, ग्रैटुइटस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है गिवन विदाउट रीजन और पेमेंट और अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर। ठीक है, इसको अब हम लोग समझेंगे। कभी कभी ग्रैटुइटस का मतलब क्या हो जाएगा कि अननेसेसरी या फिर विदाउट एनी गुड रीजन, विदाउट एनी गुड रीजन, विदाउट एनी गुड रीजन। कभी कभी इसका मीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, लेकिन BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको मोस्टली पहले मीनिंग ही पूछा जाता है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर जो भी है। ठीक है, सिनोनिम्स आप देख लो, अननेसेसरी, अनवारंटेड, फ्री, अनप्रोवोक्ड। एंटोनिम्स नेसेसरी, जस्टिफाइड, डिजर्व्ड, एसेंशियल। सो आप ऐसे देख सकते हो ना, अगर आपको ग्रैटुइटस वर्ड जो है ये मालूम रहेगा तो आप इंस्टेड ऑफ एसेंशियल और इंस्टेड ऑफ आप एसेंशियल की जगह ऐसे यूज़ कर सकते हो कि नेसेसरी एंड ऑल। अब एसेंशियल की ऑपोजिट को अगर बोला जाएगा तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अननेसेसरी आप कह सकते हो ग्रैटुइटस। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा साउंड करोगे कि समवन हु नोज, समवन हु हैज़ अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश। ठीक है, सो एग्जाम्पल, द फिल्म कंटेन gratuitous violence that added nothing to the story। यानी कि वायलेंस सिर्फ दिखाने के लिए था, स्टोरी को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर।
चलिए आज के 17th वर्ड पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस। कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? ग्रेगेरियस। बहुत ही इजी सिंपल है। एडजेक्टिव होता है एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स एंड नेचुरली सोशेबल। इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो एन्जॉय करते हैं लोग दूसरे लोगों के अराउंड होना। मतलब आप ये एक ABCD पर्सन है, इसको हमेशा पसंद है इसके आसपास लोग हो जिनसे ये बात कर सके, अपने फीलिंग्स को डिसेमिनेट कर सके। मतलब सोशल पीपल जो सोशली एक्टिव होते हैं, ऐसे लोग को क्या बोलेंगे? ग्रेगेरियस। मतलब एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स एंड नेचुरली सोशेबल। ठीक है, एंड आई थिंक एवरी वन शुड बी सोशेबल, ताकि आपको उससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे लोगों की नेचर, आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो उतना आपको लोगों के बारे में पता चलता है। डोंट कन्फ्यूज दिस वर्ड विद एक्सट्रोवर्ट प्लीज़। ठीक है, ग्रेगेरियस को आप कैसे करोगे? अब ये ग्रेगेरियस को ना एक ग्रुप से कनेक्ट कर लो। कैसे? ग्रुप से ग्रेगेरियस वर्ड को कनेक्ट कर लीजिए। जो ग्रुप में रहना पसंद करे उसको आप क्या बोलोगे? देखो, जो ये इंसान था, मैंने इसके अराउंड एक सर्कल बनाया, ये सर्कल आपका ये ग्रुप हो गया। इसको ग्रुप के अराउंड रहना पसंद है, तो ये क्या हो गया? ग्रेगेरियस हो गया। सिनोनिम्स आर सोशेबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, कंपेनियनेबल। एंटोनिम्स आर जस्ट इसके ऑपोजिट, इंट्रोवर्टेड। इसमें आप एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो बट नॉट इन वेरी डीप सेंस। सॉलिटरी मतलब जो अकेला रहना पसंद करता हो। रिजर्व्ड, अनसोशेबल जो सोशलाइज ना करना पसंद करे। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेंटेंस आप इसका देख लो। बीइंग ग्रेगेरियस शी क्विकली मेड फ्रेंड्स इन कॉलेज। राइट, वो उसको इतना हेजिटेशन नहीं होगा किसी से फ्रेंडशिप करने में। सो ट्राई टू बी ग्रेगेरियस गाइस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज grievance. How do you pronounce? It's not grievance, it's grievance. Grievance. Okay, grievance noun है a complaint or feeling of unfair treatment caused by a real or imagined wrong. ये वर्ड आपको पता है कहाँ मिलेगा? ये वर्ड आपको लेबर लॉ हो गया, चाहे आपको न्यूज़पेपर हो गया, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो भी रिलीज़ करता है ना, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा ये वर्ड। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेन बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। कंप्लेन बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, ऐसे याद रख लो। एक ऐसा कंप्लेन किया गया, क्यों कंप्लेन किया गया? क्योंकि जो ट्रीटमेंट था वो अनफेयर बायस ट्रीटमेंट था। ठीक है, और हर कंप्लेन गाइस ग्रीवेंस नहीं होता है। यहाँ फीलिंग होती है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ बायसनेस शो किया गया है। ओके, सो सिनोनिम्स आर कंप्लेन, रिजेंटमेंट, ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट। एंटोनिम्स आर सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट, अप्रूवल, अप्रिसिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। द एम्प्लॉय सबमिटेड देयर ग्रीवेंसेस टू द मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ग्रीवेंस सेल होता है, आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, वहीं कनेक्शन बना लीजिए, वर्ड कभी नहीं भूलिएगा आप। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड। सो नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिमस। कैसे? ग्रीमस गाइज आप नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। अब ग्रीमस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन जो कि पेन को शो करे, डिस्गस्ट या फिर डिस्कम्फर्ट, ऐसा मान लीजिए ये एक फेशियल एक्सप्रेशन है। टेल मी, ये कैसा आपको शो कर रहा है? ये हैप्पी, चीयरफुल, ब्लिसफुल, ये सब शो कर रहा है। अब मैंने एक फेस बनाया, अब इसमें इसको ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, ऐसे, ये क्या है? पेन में है। इज डिस्गस्ट है, डिस्कम्फर्ट। प्लीज़ डोंट गो ऑन माई ड्राइंग। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पेन को सिग्निफाई कर रहा है, पेन को दिख रहा है आपको। ये स्माइल, इसका फेस डाउनवर्ड्स है। ठीक है, इसका स्माइल। ठीक है, पेन हो गया या फिर डिस्गस्ट हो गया, ये सबको ये शो कर रहा है। सो फेशियल एक्सप्रेशन दैट शोज पेन, डिस्गस्ट और डिस्कम्फर्ट। सी, ये वर्ड एक्सप्रेशन फेस पर दिखाई देगा और सिनोनिम्स होगा फ्राउन, स्काउ, वाइंस, स्नेयर। एंटोनिम्स आर स्माइल, ग्रेन, बीम, स्मोक। बस एक ई में से याद हो गया, इतना सिंपल तो है।
आपने देखा ना कि इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, स्माइल करना, ये स्माइल कर रहा है, ये ब्लिसफुल है, चीयरफुल है, ये पेन डिस्गस्ट में है, सैड है, जिसको आप सैड कहते हो उसको ग्रिमस हाथ से कह लोगे, तो आप थोड़ा अच्छी कूल साउंड करोगे. ओके, सो एग्जाम्पल आर शी मेड अ ग्रिमस आफ्टर टेस्टिंग द बिटर मेडिसिन. मेडिसिन खाने के बाद कोई भी स्माइल नहीं करता है. एंड इफ समवन इज डूइंग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल. हैट्स ऑफ टू यू ऑल. ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क. कैसे प्रोनाउंस करोगे? ग्रोटेस्क. इट्स नॉट ग्रोटेस्क्यू. बहुत लोग इसको ग्रोटेस्क्यू कहते हैं, वो लास्ट में ना आदत हो जाती है क्यू क्यू कहने की. नो, ग्रोटेस्क. बार बार मैं आपको इतना प्रोनाउंसिएशन पे क्यों एम्फोसाइज कर रही हूँ? क्योंकि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में सिर्फ रिटन नहीं आएगा, आपको एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी फेस करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वर्ड पता ही हो बट आप उसको प्रोनाउंस गलत कर रहे हो तो दैट विल क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन. ठीक है, सो प्लीज़ आपको अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, 2-3 बार उसको सीखो. देयर इज नो हार्म, यू कैन प्रैक्टिस, एटलीस्ट यू विल बी एट पार्ट. ओके, सो ग्रोटेस्क गाइस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली. वी शुड नॉट से दिस बट स्टिल ओके. एक्सट्रीमली अगली, या फिर आप कह लो स्ट्रेंज, या फिर डिस्टर्बिंग इन अपीयरेंस. disturbing in appearance. Okay, extremely strange, ugly और unnatural in a disturbing way. सिर्फ ugly नहीं, ऐसा appearance जो देखकर आपको क्या होता है, discomfort या फिर shock जैसा कुछ आपको लगे. तो bizarre, it's not bizarre, it's bizarre. Monstrous, hideous, grotesque looking. Antonyms are beautiful, attractive, you can say appealing, graceful, elegant. ये सारे words हो गए. ठीक है, यहाँ पे आप एक वर्ड देखो कि बिजार मिला और आपको एक और वर्ड मिलेगा, ये दोनों हिडियस. एग्जाम पॉइंट से VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिजार तो बहुत ही कॉमन है, मैंने बी में भी आपको कवर किया है, हर जगह आपको मिलेगा. ये न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होता है. Example, the horror movie featured grotesque creatures that frightened the audience. यहाँ क्रिएचर्स का जो लुक था, जो मेकअप किया गया था या फिर जो उनको कैरेक्टर दिया गया था परफॉर्म करने के लिए, वो क्या था, सिर्फ अगली नहीं था, अगली नहीं था, उनका अपीयरेंस इतना स्ट्रेंज और डिस्गस्टिंग था. स्ट्रेंज या फिर आप कह लो डिस्गस्टिंग, कि ऑडियंस को डर लगना शुरू हो गया. ठीक है, अब यही डिफरेंस होता है कि ये जो अगली जो वर्ड है ना, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, ये जो अगली वर्ड है ये बहुत ही क्या है, ऑर्डिनरी वर्ड है. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वी शुड नॉट से दिस. ऑर्डिनरी वर्ड है. ठीक है, और ये जो ग्रोटेस्क है, ग्रोटेस्क कह लो, ग्रोटेस्क है, ये अगली है, अगली है, अगली के साथ साथ डिस्टर्बिंग है. आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो उस चीज़ से, तो अगली प्लस डिस्टर्बिंग, दैट इज ग्रोटेस्क. इस डिस्टिंक्शन को आप क्या करेंगे, ऐसे याद रखेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रज. ठीक है, ग्रज मतलब किसी के खिलाफ अपने दिल में किना रखना, उसी को बोलते हैं ग्रज. कि a feeling of resentment or bitterness that you continue to hold against someone for a prolonged period of time. और ये वर्ड फ्रेज ना बहुत फेमस है, hold a grudge, hold a grudge बहुत ही फेमस है. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ग्रज को, ग्रज आप नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं. और a lasting feeling of anger or resentment towards someone because of a past wrong. अब मान लो कि आप स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट थे. ठीक है, आपने प्री बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया. ओके, आपको कुछ नहीं आता था, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि आप मुझे एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले पढ़ा दो, या फिर आपने उससे हेल्प मांगा. ठीक है, और उसने आपकी हेल्प नहीं करा. ठीक है, आप 12th के एग्ज़ाम देने गए, वो पर्सन आता है आपसे कुछ डाउट पूछने के लिए, तो उस टाइम आप ग्रज रखते हो, यू आर कीपिंग ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन कि ओ व्हाई शुड आई टेल, दिस पर्सन डिड नॉट टेल मी, तो मैं क्यों बताऊं. ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रज रखना.
So resentment, bitterness, rancor, animosity. This is a good word. Please write it down. Antonyms are forgiveness. अब आप मान लो कि इसको forgive कर दिया, अच्छा चलो जो उसने किया किया, let's forget that and that person genuinely needs my help. ठीक है, तो I should be helping. तो that is forgiveness. Goodwill, reconciliation, affection. She held a grudge against her friend for years after the argument. किसी से लफड़ा हो गया आपका, किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, आपने बहस कर लिया, तो आप क्या करते हो, उससे ग्रज होल्ड करते हो कि ओके व्हाई शुड आई बी टॉकिंग टू दैट पर्सन. ठीक है, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, दिस वर्ड इट्स प्रोनाउंस एज गाइल. ठीक है, कैसे, GYLE को ऐसे ब्रेक कर लो, स्पेलिंग ये है बट इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे जाएगा. नाउन है, इसका मतलब होता है क्लेवरनेस यूज टू डिसीव और मैनिपुलेट अदर्स फॉर पर्सनल एडवांटेज. गाइज ये वर्ड आपको चाहे वो एडिटोरियल हो गया, चाहे न्यूज़पेपर की कोई भी लीगल पैसेज में देख लो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी मिलेगा, यू नो. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस. ठीक है, गाइल का मतलब होता है क्लेवरनेस. क्या होगा, क्लेवरनेस यूज टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, धोखा देना, अपने चालाकी से किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन, राइट. सो इंटेलिजेंस और गाइल को आप ऐसा मत समझना कि जो इंटेलिजेंस है वो सेम होगा गाइल के, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, इंटेलिजेंस पॉजिटिव हो सकती है, ओके ये पॉजिटिव मोस्टली होता है. एंड लेकिन गाइल में क्या होता है, ये जो गाइल वर्ड है इसमें हमेशा आपको डिसेप्शन, कनिंगनेस, ये सब छुपा होता है. सो देखो आप सिनोनिम्स में आपका पहला वर्ड मिल गया, कनिंग, डिसीट, क्राफ्टनेस, trickery. Antonyms are honesty, sincerity, frankness, openness. Okay, अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लें. The lawyer exposed the fraudster's guile during the trial. यानी क्रिमिनल की चालाकी एक्सपोज हो गई, as simple as that. तो अगर आप वहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कनिंग नेचर या फिर डिसेप्शन आप गाइल यूज करोगे तो आपके वोकैब में एनरिचनेस होगा. ओके, सो गाइल इज इंटेलिजेंस विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशंस. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुलिबल. क्या है, इट्स गुलिबल. गुलिबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है easily persuaded to believe something that is not true. मतलब होता है कि someone who believes things very easily. ऐसा इंसान जो हर चीज़ को easily क्या करे, believe कर ले. ठीक है, और ऐसे लोग को बहुत जल्दी धोखा मिलता है. और आज के टाइम पे कि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ही होते हैं. कोई आपको कॉल करेगा, बोलेगा OTP बताओ, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, या फिर आपकी लॉटरी लगी है, या फिर काइंड ऑफ फेक मैसेजेस भी बहुत आजकल फ़ोन पे आते हैं ना गाइस. फेक मैसेजेस इसी टाइप के लोगों को टारगेट करते हैं. कैसे टाइप के, जो कि गुलिबल होते हैं. गुलिबल का मतलब जो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड क्या हो जाए, ईजिली मैनिपुलेट हो जाए. उनका टारगेट ऑडियंस ही वही होता है कि दे विल कॉल एंड दे विल आस्क कि आपका OTP, या फिर आपने इतने दिनों से अपना वाईफाई रिचार्ज नहीं किया है. देन आस्क एंड यू विल गिव द OTP एंड दे विल जस्ट इन वन गो दे विल डिसीव यू. ठीक है, सो इसका सिनोनिम्स देखते हैं. नेव, credulous, trusting, unsuspecting. Antonyms are skeptical, cautious, discerning, suspicious. Example, scammers often target gullible people with fake offers. As I said, इनका जो ऑडियंस होता है ना वही होता है जो गुलिबल लोग होते हैं. इनोसेंट होना गाइज अलग है. डोंट कंफ्यूज कि जो इनोसेंट होते हैं ना वो गुलिबल होते हैं. नहीं, गुलिबल होना मतलब बिना वेरीफाई किए बिलीव कर लेना. ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुश्तो. इट्स प्रोनाउंस एज गुश्तो. आप जब स्पेनिश लैंग्वेज सीखोगे ना तो इसमें ये वर्ड आता है गुश्तो. ठीक है, गुश्तो नाउन है. ग्रेट एंथुजियाज्म, एनर्जी एंड एन्जॉयमेंट इन डूइंग समथिंग. मतलब कि एनर्जी होना किसी चीज़ के लिए, या फिर एक्साइटमेंट होना. जैसे क्लास लेने के लिए आपको एक एक्साइटमेंट होना चाहिए. यू शुड नॉट बी सिटिंग विद अ डेड
स्माइल और अ डेड बॉडी की, और डेड बॉडी नॉट इन दैट सेंस, मतलब कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं दे आर नॉट एनर्जेटिक. whenever you are sitting for the class, just come with this mindset कि आज आपके vocab में enrichness होने वाला है. okay, you are going to learn 40 advanced vocabs. आप एक बच्चे से नहीं, बहुत सारे बच्चों से अलग हो रहे हो. ठीक है, so you should be happy, you should have that excitement inside you. okay, so let's check the synonyms. Enthusiasm, zeal, vigor, passion. Antonyms: apathy, indifference, reluctance, boredom. boredom नहीं होना चाहिए. एंड अगर आपको boredom हो रहा है लेक्चर से तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल इम्प्रूव. एग्जाम्पल आर, शी sang द नेशनल anthem with great gusto. सबको ही करना चाहिए with your full passion, enthusiasm, आपको ये करना चाहिए. ठीक है, अब आप इसको ना ऐसे याद रख लेना कि जो गुस्सा होता है इट इज़ इक्वल टू एनर्जी. एनर्जी के साथ साथ आपको एंथुसियाज्म भी होना चाहिए. एंथुसियाज्म. ओके, कीप ऑन राइटिंग गाइज, ये आप ही को बेनिफिट करेगा. लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज गैम्बिट. गैम्बिट गाइज नाउन होता है. ठीक है, अब इसका मतलब होता है अ क्लेवर प्लान और ओपनिंग मूव इंटेंडेड टू गेन एन एडवांटेज. मतलब कि स्ट्रैटेजी होना, कोई स्ट्रैटेजी के साथ किसी का फ़ायदा लेना. स्ट्रैटेजी टू टेक एन एडवांटेज. और आज के टाइम पे चाहे वो पॉलिटिक्स हो गया या फिर आपका बिजनेस हो गया, ये सारे एडिटोरियल्स में ये वर्ड आपको मिलेगा. ओके, clever plan or opening move intended to gain an advantage. Set strategy, tactic, maneuver, ploy. Antonyms हो गए इसके: surrender, retreat, withdrawal, inaction. Okay, let's check the example sentence. His opening gambit during the negotiation surprised everyone. मतलब उनकी opening gambit से सब कोई surprise हो गया. Let's move to the next word. और एक मिनट, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में अगर एडिटोरियल में पॉलिटिकल गैम्बिट या डिप्लोमेटिक गैम्बिट लिखा हो तो उसका मतलब होगा अ कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी. गैम्बलिंग मत समझना आप वहाँ पे. अगर आपको पॉलिटिकल गैम्बिट या फिर मैंने क्या बताया डिप्लोमेटिक गैम्बिट लिखा हो तो उसका मतलब होगा अ कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी, नॉट गैम्बलिंग. गैम्बलिंग इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है गार्डनर. गार्डनर गाइज वर्ब है. ठीक है, इसका मतलब होता है टू कलेक्ट और गेन समथिंग ग्रेजुअली, स्पेशली सपोर्ट, प्रेज और इंफॉर्मेशन. ये वर्ड भी आपको एडिटोरियल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है. ठीक है, अब गार्डनर का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना, गेन करना या फिर रिसीव करना, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, प्रेज, इंफॉर्मेशन या फिर एप्रिसिएशन आप कह लो. ठीक है, ये होता है गार्डनर. ध्यान रखिए, जनरली गार्डनर क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और सिनोनिम्स आर गैदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट, ऑब्टेन. ओके, यहाँ एंटोनिम्स आप देख लो: लूज, स्क्वांडर, फॉरफीट, वेस्ट. ठीक है, एग्जाम्पल देखो: द कैंपेन मैनेज टू गार्नर वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट. यानी कैंपेन ने पब्लिक सपोर्ट अर्न किया. यानी एक फ्रेज मैं आपको दूंगी, ये गार्नर सपोर्ट, इसको याद रखिएगा. गार्नर सपोर्ट, गार्नर प्रेज. तो आपको ये लॉन्ग टर्म में ये वर्ड का मीनिंग आपको याद रहेगा. गार्नर सपोर्ट, गार्नर प्रेज, ये दोनों न्यूज़पेपर में बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है, बहुत. गार्नर सपोर्ट एंड गार्नर प्रेज, जब आप एडिटोरियल्स लिखोगे, आर्टिकल्स लिखते हो ना, तो ये दोनों वर्ड साथ में आता है. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लिसन. कैसे प्रोनाउंस करोगे? ग्लिसन. इट्स नॉट ग्लिस्टन, इट्स ग्लिसन. ओके, ग्लिसन गाइज वर्ब है टू शाइन विथ अ सॉफ्ट, स्पार्कलिंग और रिफ्लेक्टिव लाइट. देखिए, ये ब्राइट शाइन नहीं होगा. आप इसको ये मत समझो कि ग्लिसन का मतलब मैम जो बता रही है इसका मतलब हो गया कि ब्राइट शाइन.
नहीं, ग्लिसन डजंट मीन ब्राइट शाइन। और ये जो है ना ये नॉट इक्वल टू वाला है, मैथ्स वाले आप लोग को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो जब भी मैं ये सिंबल बुलाऊँ इसका मतलब नॉट इक्वल टू, आप समझ लेना, ठीक है। ब्राइट शाइन जो होता है, ग्लिसन वो नहीं होता है। हल्की हल्की और नेचुरल जो चमक होती है, बिल्कुल लाइट और नेचुरल, लाइट एंड नेचुरल, उसको बोलते हैं ग्लिसन। सी, अब इसको आप याद कैसे करोगे? ग्लिसन एक वर्ड हो गया और दूसरा वर्ड मैंने आपको क्या दिया? ग्लिटर। ग्लिटर, ठीक है। दोनों क्या चीज़ से रिलेटेड है? टेल मी फास्ट। ग्लिसन और ग्लिटर दोनों ही शाइन से रिलेटेड हैं, ठीक है। दोनों किसके एलिमेंट्स हैं? शाइन के एलिमेंट्स हैं। लेकिन ग्लिटर ज़्यादा ब्राइट होता है, इसका ब्राइटनेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ग्लिसन क्या होता है? सॉफ्ट ब्राइटनेस होता है इसके अंदर, एकदम नेचुरल सी चमक जिसको कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स आर स्पार्कल, शिमर, ग्लीम, ट्विंकल। एंटोनिम्स आर डल, फेड, डिम, डार्कन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस आप देखो, द मॉर्निंग ड्यू ग्लिसन इन द सनलाइट। सो आप ऐसे भी एक एग्जाम्पल ऐसे भी कर सकते हो कि द लीव्स ग्लिसन आफ्टर द रेन, यानी कि रेन के बाद लीव्स पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आए और सनलाइट पड़ी, इसीलिए सॉफ्ट शाइन दिख रही है। इसी इमेज से वर्ड को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेशियस। कैसे प्रोनाउंस करोगे? ग्रेशियस। ग्रेशियस गाइज एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है काइंड, कर्टियस एंड प्लेजेंट इन बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स। बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा वर्ड है ये ग्रेशियस, ओके। अब आप ये वर्ड ना स्पेशली किसी पर्सन की पर्सनालिटी को या फिर उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेशियस, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, कर्टियस, काइंड, पोलाइट, कंसिडरेट। एंटोनिम्स आर रूड, discourteous, impolite, arrogant. Example, the host was gracious to every guest at the event. Obviously अगर आप किसी को अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो तो उसको ग्रेशियसली इनवाइट करोगे ना, कि आप उसको रूड, इम्पोलाइट, एरोगेंट, अरे तुम क्यों आए मेरे घर, यू वोंट से दिस, यू विल बी लाइक ओ वेलकम टू माई होम, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये सब करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी का इज नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रेट सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। ये जो ग्रेविटी है ना, इसको आप फिजिक्स वाले ग्रेविटी से एसोसिएट प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना। फिजिक्स में ये वर्ड फोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स वाला फोर्स नहीं है, ठीक है। वोकैब में जो ये वर्ड होता है ना ग्रेविटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीरियसनेस। क्या होगा? सीरियसनेस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिचुएशन, इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिचुएशन। सिनोनिम्स देखते हैं, सीरियसनेस, solemnity, importance, dignity. Antonyms are triviality, frivolity, light-heartedness, insignificance. Example देखो, everyone understood the gravity of the situation after the announcement. या फिर मैं आपको कह दूं कि the judge understood the gravity of the offense before delivering the verdict. यानी कि जज ने ऑफेंस की सीरियसनेस को समझा। एडिटोरियल्स में ये फ्रेज मिलेगा आपको, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इस फ्रेज को आई वॉन्ट एवरीवन टू नोट डाउन इन देयर नोटबुक, ठीक है। हमारा 30th वर्ड है ग्रैटिफाई। कैसे बोलोगे? ग्रैटिफाई। ईजी है, बहुत ईजी है प्रोनाउंस। देखो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोनाउंसिएशन लोग डरते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। इंग्लिश इज़ वेरी ईजी जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन पे अच्छा कमांड हो, ठीक है। और जब भी आपको लगे ना कि आप कहीं फंबल, सी देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो इस डर से इंग्लिश नहीं बोलते हैं कि पीपल विल थिंक दैट ही डजंट नो, या फिर पीपल विल जज। टेक आउट दैट थिंग फ्रॉम योर ब्रेन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। द वर्ल्ड इज़ टू जज। अगर आप परफेक्ट भी होगे ना, लोग आप में खामियां निकालेंगे ही निकालेंगे। सो प्रैक्टिस एवरी डे। अगर कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है, 2 से 3 बार रिपीट करो। एवरी डे स्टैंड बिफोर द मिरर,
प्रोनाउंस इट 5 टाइम्स, ग्रेटिफाई, ग्रेटिट्यूस, ऐसे प्रोनाउंस करो तब आपको वो आ जाएगा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सो हमारा वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई गाइस वर्ब है टू गिव प्लेजर और सेटिस्फैक्शन बाय फुलफिलिंग अ डिज़ायर और नीड। इसका मतलब होता है कि टू गिव प्लेजर कह लो, टू गिव प्लेजर, या फिर सेटिस्फैक्शन, या फिर ब्लिस। हैप्पीनेस को मैं बार बार ब्लिस कहती हूँ बिकॉज छोटा वर्ड है और अच्छा साउंड करता है, ठीक है। अब आप इसको याद करने के लिए एक मेमोरी ट्रिक देखिए। ग्रेटिफाई है, ठीक है, और आपके पास एक तरफ है ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिफाई, ग्रैटिट्यूड। अब इसको आप देखो, दोनों का रूट क्या है, सिमिलर है। दोनों क्या डिनोट करता है, दोनों जो है, ये दोनों वर्ड जो है ये पॉजिटिव फीलिंग से रिलेटेड है, पॉजिटिव फीलिंग से ये दोनों रिलेटेड है। ओके, सिनोनिम्स आर प्लीज, satisfy, delight, reward. Antonyms are disappoint, dissatisfy, frustrate, displease. It gratified her to see her hard work finally appreciated. ठीक है, उसको बहुत ही मतलब जो अपने हार्ड वर्क को फाइनली जब उसको देखा कि उसकी वो वर्क को अप्रिसिएशन मिल रहा है तो वो बहुत खुश हुई, उसको वो प्लेजर मिला, उसको वो सेटिस्फैक्शन मिला कि उसने हार्ड वर्क पुट इन किया था, ठीक है। यानी और एक और बात आप प्लीज़ याद रखना कि जो ये सेटिस्फाई एक वर्ड है, सेटिस्फाई और ग्रेटिफाई दोनों साउंड सिमिलर कर रहे हैं। सेटिस्फाई और ग्रेटिफाई सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेटिफाई में क्या होता है, इमोशनल हैप्पीनेस का टच ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें इमोशनल हैप्पीनेस का जो टच होता है वो ज़्यादा होता है, और यही डिस्टिंक्शन आरसी और वोकैबुलरी क्वेश्चंस में आपको काम आ सकता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैलेंट। गैलेंट गाइज एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शोइंग करेज, ब्रेवरी एंड अ विलिंगनेस टू हेल्प और प्रोटेक्ट अदर्स। इस वर्ड से ही रिलेटेड मिलता जुलता हमारे कंट्री में एक अवार्ड होता है। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेव होना, ठीक है, करेजियस होना। करेजियस होना स्पेशली किस सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या फिर डेंजरस सिचुएशन हो गया ना उस टाइम पे बोल्ड होना, ये सब जो होते हैं ना उसको बोलते हैं गैलेंट। ये वर्ड आपको पता है लिटरेचर और डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स में काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मेमोरी ट्रिक यही है कि मैंने जो आपको बोला गैलेंट से आप गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड होता है, इसको याद रखिएगा। दोनों सेम फैमिली के वर्ड्स हैं, ओके। Synonyms are brave, chivalrous, heroic, valiant. Antonyms are cowardly, timid, fearful, weak. आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? Many of you will pronounce it as cowardly. No, it's cowardly. Cowardly. ओ को आप ओ नहीं पढ़ते हो, ए जैसा साउंड निकालते हो, cowardly. Okay? Example, the gallant firefighter rescued the child from the burning building. बर्निंग बिल्डिंग में कोई बच्चा फंस गया था, उसमें जो ब्रेव, बोल्ड, करेजियस फायर फाइटर था उसने क्या किया, रेस्क्यू किया, ठीक है। सो इसी से मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट वर्ड है और वो हमारा है गैलेंट्री। गैलेंट्री क्या होता है गाइस, गैलेंट्री इज अ नाउन, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स आपने सुना होगा, सो इट्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी गाइस। Courageous behavior, especially in dangerous or difficult situations. Synonyms are bravery, heroism, valor, courage. Antonyms are cowardice, timidity, fearfulness, weakness. Example, the soldier received an award for his gallantry in battle. ठीक है, ब्रेवरी से आप कनेक्ट कर सकते हो, हीरोइज्म, करेज, वैलर, ठीक है। अब कि इसी वजह से आपको इंडिया में गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ब्रेव होने की वजह से और हीरोइज्म शो करने की वजह से, करेजियस होने की वजह से, ठीक है। और ये वर्ड बहुत इजी है, आप नहीं बोलेंगे आई होप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गाउलिंग। कैसे प्रोनाउंस करोगे, गाउलिंग, ओके। गाउलिंग गाइज एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इरिटेटिंग, ऑफेंसिव और ह्यूमिलिएटिंग टू एंड्योर। मतलब कि बहुत कोई अनॉय करता है आपको और आपसे बर्दाश्त नहीं होता है उस चीज़ को। ऐसी इरिटेशन जो अंदर तक आपको फील हो, डीप डाइव
सिर्फ इरिटेशन नहीं है, सुपरफिशियल वाला नहीं है, ठीक है, बहुत ही अंदर तक वो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। तो अनोइंग, एग्जैस्परेटिंग, एक्सम बहुत ही अच्छा वर्ड है, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, ह्यूमिलिएटिंग, एंटोनिम्स आर प्लीजिंग, कंफर्टिंग, satisfying, agreeable. Example, it was galling to watch someone else take credit for her work. मतलब कि उसकी काम का क्रेडिट जो है किसी और ने ले लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे आप खुश नहीं होगे, वहाँ डिस्टर्ब हो गई, अच्छा दिस शुड नॉट बी डन, ओके, इरिटेट हो जाओगे आप, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज गैम्बोल। कैसे प्रोनाउंस करोगे? गैम्बोल। गैम्बोल को आप वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है टू रन और जम्प अबाउट प्लेफुली विथ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। सी, ये वर्ड जनरली ना चिल्ड्रन हो गए, बच्चे हो गए, या फिर यंग एनिमल्स, जो छोटे छोटे जू में आपको देखोगे ना, यंग एनिमल्स जो हॉप करते रहते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। बहुत सारे आप डिस्कवरी वगैरह चैनल्स देखते होगे तो उस पर आपको ये वर्ड मिलेगा, गैम्बोल, ठीक है। सिनोनिम्स आर फ्रोलिक, रोम, स्किप, फ्रिस्क। एंटोनिम्स आर ट्रज, प्लॉड, रिमेन स्टिल, मोप, ठीक है। यहाँ पे आप एक वर्ड देखो, फ्रॉलिक, इसको मार्क करो, और रोम को मार्क करो, ठीक है। ये वोकैबुलरी अच्छे वर्ड्स हैं और आप इनको रिमेंबर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, द पपीज गैम्बोल्ड हैप्पीली अक्रॉस द गार्डन। इमेजिन करिए कि छोटे छोटे पपीज़ हैं, एक्साइटमेंट में इधर उधर कूद रहे हैं, कितना क्यूट सा वो लाइक विजुअल होगा, तो वही होता है गैम्बोल। अब वो इमेजिनेशन से आपको याद रहेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैंगलिंग। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इट्स प्रोनाउंस्ड एज गैंगलिंग। गैंगलिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टॉल, थिन एंड ऑकवर्ड इन अपीयरेंस और मूवमेंट। अब देखिए, गैंगलिंग का मतलब मैंने क्या बताया? वेरी टॉल, थिन या फिर ऑकवर्ड लुकिंग। इसको एक और हमने वर्ड देखा था गावकी, इसी सीरीज में गावकी से कंपेयर करते हैं। गावकी में ऑकवर्डनेस क्या थी? ऑकवर्डनेस वहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, ऑकवर्डनेस होना इम्पॉर्टेंट, पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस था वहाँ पे, ठीक है। गैंगलिंग में ऑकवर्डनेस के साथ हाइट और थिन बॉडी भी हाईलाइट होती है। यहाँ पे आपको देखना अपने अपीयरेंस में ऑकवर्डनेस आया, थिन और टॉल बॉडी का भी होना यहाँ पे हाईलाइट हुआ। तो दैट इज़ द वे यू कैन रिमेंबर गैंगलिंग और गावकी। डोंट कंफ्यूज। लैंकी, गावकी, अनगेनली, लैंक। एंटोनिम्स ग्रेसफुल, वेल बिल्ट, पॉइज्ड, कॉम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ जो ये वर्ड है ना लैंकी, ये भी न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। अब द गैंगलिंग बॉय स्ट्रगल टू फिट कंफर्टेबली इनटू द स्मॉल चेयर, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। अब गावकी का मतलब क्या हो गया? गावकी हो गया ऑकवर्ड और गैंगलिंग हो गया, गैंगलिंग देखो ऐसे लिख लो आप, एक अपने साइड नोटबुक में ऐसे मेंशन कर लो, जैसे मैं लिख रही हूँ ना ऐसे ही आप लिखो। ऐसे एक वर्ड मेंशन करो गावकी, ठीक है, दूसरा वर्ड मेंशन करो गैंगलिंग, दोनों सिमिलर ही है। गावकी जो है इसको आप लिख लो, इसमें आपको बस ऑकवर्ड फील होता है, और यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आएंगे, थिन होना, टॉल होना और उसके साथ साथ ऑकवर्ड होना, तो वो होता है गैंगलिंग, ठीक है। आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में ऐसे साइड में मार्क करके लिख लो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर दोनों ऑप्शंस आ जाए तो ये डिफरेंस आपको करेक्ट आंसर दिला सकता है, गावकी और गैंगलिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैरिश। गैरिश एडजेक्टिव है गाइस, एंड इसका मतलब होता है एक्सेसिवली ब्राइट, कलरफुल और शोवी इन अ वे दैट लैक्स गुड टेस्ट। मतलब कि टू ब्राइट, क्या कह लोगे? टू ब्राइट कह लो, या फिर टू कलरफुल कह लो, टू ब्राइट, टू कलरफुल, टू फ्लैशी कह लो, ये सब अच्छे वर्ड्स हैं। टू फ्लैशी इन अ वे दैट लुक्स अनप्लेजेंट। सी, ब्राइट होना गलत नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ ओवरडन हो जाए और क्लासी के इंस्टेड लाउड लगे, तब हम क्या यूज़ करते हैं? गैरिश यूज़ करते हैं।
Synonyms: flashy, gaudy, loud, flamboyant. Okay. Antonyms are elegant, tasteful, subtle, restrained. She avoided buying the garish dress because it looked too flashy. मतलब बहुत ही ज़्यादा भड़कीला, बहुत भड़कीला. आप जैसे कि गर्ल्स कैन को रिलेट व्हेन आई एम सेइंग दिस. ईद का कोई ड्रेस लेने जाते हो एंड यू डिसाइड कि मुझे इस बार ना सिंपल फर्शी पहनना है. यू गेट दैट मोस्ट पिंटरेस्टी फैब्रिक एंड गेट योर ड्रेसेस स्टिच्ड. एंड यू अवॉइड दोज शाइनी क्लोथ्स जिसमें बहुत स्टोन्स वगैरह होते हैं, बिकॉज इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी इवन. एंड सेम गोज फॉर बॉयज इज वेल. सो गैरिश का मतलब आज से याद रखोगे आप लोग. गैरिश का मतलब टू मच डेकोर. ठीक है, टू मच डेकोर जो होता है उसको बोलते हैं गैरिश. हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैस्प. गैस्प को आप वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि टू सडनली टेक अ क्विक ब्रेथ बिकॉज ऑफ शॉक, सरप्राइज कह लो, या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि एकदम से रिएक्शन आना. देखो इसकी मीनिंग. टू ब्रीथ सडनली विद डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ शॉक, सरप्राइज और लैक ऑफ एयर, इसी को आप क्या बोलते हो? ब्रेथलेसनेस कहते हो. ब्रेथलेसनेस, लैक ऑफ एयर, जब आप गैस्प कर जाते हो, इन दैट सेंस. ओके. सिनोनिम्स आर पैंट, choke, wheeze, inhale sharply. Antonyms are exhale, breathe normally, relax. ठीक है. अब इसमें आप जब सिनोनिम्स देखोगे ना तो सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम्स है पैंट. ठीक है. एंटोनिम्स हो गए कि ब्रीथ नॉर्मली होना, कामली एक्सहेल करना. अब इसका एग्जाम्पल देखो. द ऑडियंस गैस्प्ड व्हेन द मैजिशियन डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्टेज. अचानक वो मैजिक दिखा रहा था मैजिशियन, और मैजिशियन ही गायब हो गया. तो एट दैट मोमेंट वो रिएक्शन जो निकलना ना डर से, उसको कहते हैं गैस्पिंग. ठीक है. यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि द ऑडियंस गैस्प्ड व्हेन द वर्डिक्ट वाज अनाउंस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ. तो यानी वर्डिक्ट इतना अनएक्सपेक्टेड था कि सबने एकदम सरप्राइज में सांस खींच ली. इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसी रिएक्शन को आप आज से बोलोगे गैस्प. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रोनोमिक. गैस्ट्रोनोमिक वर्ड को आप पहले ब्रेक करिएगा मेरे साथ. गैस्ट्रो का रिलेशन किससे होता है? मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो, बट गैस्ट्रो का रिलेशन फूड या स्टमक से मोस्टली होता है. कि गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास आप जाते हो जब आपकी कोई पेट में कोई दिक्कत होता है. तो गैस्ट्रो फूड या स्टमक से रिलेटेड है. इसी रूट से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी भी बना है, जो पेट की जो डिजीजेस वगैरह होती है ना. तो गैस्ट्रोनोमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू फूड. रिलेटेड टू फूड. ओके. कुकिंग कह लो, या फिर आर्ट ऑफ ईटिंग कह लो. आर्ट ऑफ ईटिंग, इसी से कनेक्टेड है गैस्ट्रोनोमिक. अब इसका सिनोनिम्स चेक कर लेते हैं. culinary, gourmet, epicurean, food related. Antonyms: inedible, unappetizing, tasteless. See, relating to the art, appreciation or enjoyment of good food and cooking, ये adjective है. अब आप synonyms में एक word देखोगे culinary. culinary बहुत important word है, और antonyms में ना ये word descriptive है, इसलिए डायरेक्ट एंटोनिम कॉमनली यूज़ हम लोग नहीं करते हैं. एग्जाम के लिए आप ना नॉन कलिनरी एंड इनएडिबल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से याद रख सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल देख लो कि द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स गैस्ट्रोनोमिक डिलाइट्स, यानी सिटी अपने डिलीशियस फूड के लिए. डिलीशियस फूड, हर सिटी का अपना अपना एक होता है. ठीक है. फूड जो वहाँ का डिलीशियस होता है, उस चीज़ के लिए वो फेमस होता है. सो एडिटोरियल्स में गाइज आपको पता है कि जो ये वर्ड है गैस्ट्रोनोमिक, तो आप कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि एडिटोरियल्स में गैस्ट्रोनोमिक कल्चर या फिर गैस्ट्रोनोमिक टूरिज्म, ये दोनों वर्ड आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाज. गाज गाइज, इसको आप ना वर्ब और नाउन दोनों की तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं. टू मेजर, estimate or judge the size, amount or importance of something. मतलब कि टू चार्ज समवन अनफेयरली हाई प्राइस, यानी किसी से ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ले लेना.
आप इमेजिन करो कि जैसे आप न्यू सिटी में गए, फॉर एग्जांपल आप गए मुंबई घूमने के लिए, दिल्ली टू मुंबई गए, आपको वहाँ के जो लोकल फेयर प्राइजेस हैं उनका नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर गोना चार्ज यू हाई। अगर आपको कोई सामान वहाँ के लोकल्स 10 रुपीज़ में खरीद रहे हैं तो दे विल चार्ज यू 50 रुपीज़। तो उसी वर्ड के लिए ये चीज़ आया है, उसी सिनेरियो के लिए। और कि अब मैं अगर आपको एक वर्ड जैसे बोलती हूँ कि एक बॉटल है, दिस इज़ द बॉटल, इसकी प्राइस थी ₹100, ठीक है। अब इसी बॉटल को किसी स्टेशन पे आप गए या फिर मेट्रो स्टेशन पे, ये 500 में बेची जा रही है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है मेट्रो स्टेशन पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइस गाउजिंग, प्राइस गाउजिंग, ठीक है। अब सिनोनिम्स चेक करते हैं, एसेस, एस्टिमेट, इवैल्यूएट, मेजर। और यहाँ पे कि ओवर चार्ज सबसे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हो सकता है। ओवर चार्ज भी आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। एक्सटॉर्ट करना आप लिख सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स आर गेस, इग्नोर, मिसजज, ओवरलुक। या फिर यू शुड कट ऑल ऑफ दिस, राइट वॉट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। आप ऐसे कर लो, चार्ज फेयरली, रिफंड, कंपनसेट, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखो, द टीचर ट्राइड टू गाज द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बिफोर मूविंग अहेड, ठीक है। अब प्राइस गाजिंग से आप ना इसको याद रखना, ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सो इस सेशन का आज हमारा लास्ट वर्ड है, दैट इज़ द 40th वर्ड, एंड दैट इज़ गेज। इस लेटर का 40 लेटर वो कैब हमने जो अभी तक कवर किया, ये हमारे आज सेशन का लास्ट वर्ड है। सो कुडोज टू एवरीवन जो अभी तक लेक्चर को देख रहे हैं, ब्रेवो, ओके। सो गेज का मतलब होता है कि टू लुक स्टेडीली एंड अटेंटिवली एट समवन और समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वर्ब और नाउन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। और आप इसको ना लुक या फिर स्टेयर, इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। लुक जो होता है वो जनरल होता है, ठीक है। और स्टेयर जो होता है ना, स्टेयर, ये नॉर्मल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, रूडनेस होता है। क्या होगा? रूडनेस होगा। या फिर इसमें सरप्राइज भी हो सकता है कि स्टेयर लुक्स दे रही थी, या फिर स्टेयर करना, ओके। और ये जो वर्ड जो गेज है ना, ये जो मैंने आपको वर्ड गेज बताया, गेज में एडमिरेशन होता है, एडमायर करते हो आप किसी चीज़ को, क्यूरियोसिटी होता है आपके अंदर जानने का, या फिर डीप अटेंशन होता है, ठीक है, दैट इज गेज। और सिनोनिम्स है स्टेयर, ग्लैंस, ऑब्जर्व, वॉच, ठीक है। आप उसको कह सकते हो ऑब्जर्व करना, वॉच करना, एडमायर करना, लुक, ओके। एंटोनिम्स आर इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, एवर्ट, टर्न अवे। इसको भी आप लिख लो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एग्जाम्पल, शी स्टूड क्वाइटली गेजिंग एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई। मतलब सिर्फ देख नहीं रही थी वो काफ़ी देर तक कामली उसको ऑब्जर्व कर रही थी। शी वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस, इसलिए ऑथर ने गेज यूज़ किया है, ठीक है, गेजिंग, गेज्ड, लाइक दिस। सो आज से आप याद रखना, कंपैरिजन नोटबुक में प्लीज़ लिख लो कि ये जो लुक होता है, लुक जो होता है वो जनरल यूज़ होता है, जनरली किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ग्लैंस क्या होता है? ग्लैंस जो हो गया वो होता है क्विक लुक देखना, जल्दी से एक झलक देना, क्विक लुक। प्लीज़ आप इसको नोटबुक में मेंशन करो, बिकॉज इट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू योर आईज एंड योर लुक्स, ओके। सो लुक हो गया जनरल, ग्लैंस हो गया क्विक लुक। स्टेयर क्या हो गया? स्टेयर हो गया कि फिक्स्ड लुक होता है, फिक्स्ड लुक, और ये ऑफन रूड होता है, ठीक है, ऑफन इट इज रूड, ठीक है। देन कम्स गेज। गेज गाइज लॉन्ग होता है, ओके, काम होगा ये, एंड अटेंटिव होता है, एंड अटेंटिव, ठीक है। सो प्लीज़ राइट इट डाउन। ये कंपैरिजन आपको आरसी और वोकैबुलरी क्वेश्चंस दोनों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड टुडेज वर्ड वर वेरी इजी पीजी, आई होप आपने लिखा हो। विद दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी वोकैब्स?
40 vocabs today related to the letter G. And please maintain the notes in your notebook. Don't just read these words once and move on. इसको आपको रिवाइज करना होता है, ठीक है. रिवाइज देम रेगुलरली, मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड ट्राई टू स्पॉट देम इन किसमें, न्यूज़पेपर में आप पढ़ो या फिर एडिटोरियल्स में आप पढ़ रहे हो, आरसी पैसेजेस में आपको ये सब मिलेगा. स्पॉट देम आउट. The more context you see, the stronger your vocabulary becomes. So if you found today's session helpful, revise these words before moving on to the next letter, because vocabulary is built through repetition, not memorization. So if you found this session helpful, like, share it with your friends, and subscribe to Legit Prep for more amazing content. And thank you for learning with Legit Prep. I'll see you in the next session with another set of powerful vocabulary. Until then, keep learning, keep revising. Take care. Bye bye, everyone.